हेलो फ्रेंड्स, अपन इस सेशन में बैक्टीरियल जेनेटिक्स पार्ट 3 पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने म्यूटेशन देखा, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन वो सब देखा, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल जीन देखा एंड सेवरल अदर पॉइंट्स वी सॉ। नाउ यहाँ से अपन कंटिन्यू करते हैं जेनेटिक मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। तो ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में कैसे आता है? या तो वो इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस हो सकता है या वो एक्वायर्ड हो सकता है। इंट्रिंसिक मतलब बाय नेचर वो बैक्टीरिया किसी ड्रग को रेजिस्टेंट है, उसके बाय बर्थ पहले से ही वो रेजिस्टेंट है, तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक रेजिस्टेंट। तो यानी कि वो ड्रग उस बैक्टीरिया पे एक्ट कर ही नहीं सकती क्योंकि वो उस ऑर्गेनिज्म में वो रिसेप्टिविटी नहीं है उस ड्रग के लिए, वो उसको अलाउ नहीं करता एक्ट करने का। तो वो होता है इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस। दूसरा होता है एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में द बैक्टीरिया एक्वायर्स ड्रग रेजिस्टेंस फ्रॉम सम अदर सोर्स, यानी किसी और बैक्टीरिया के पास वो ड्रग रेजिस्टेंस था तो उसने इसको प्लाज्मिड के ज़रिए या कॉन्जुगेशन ट्यूब के ज़रिए ट्रांसमिट करके दिया ड्रग रेजिस्टेंस, वो हो गया एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है। अब ड्रग रेजिस्टेंस के मैकेनिज़म्स अलग अलग हो सकते हैं। म्यूटेशन कैन बी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर के म्यूटेशन हो गया इसलिए ड्रग रेजिस्टेंस हो गया। बाकी जेनेटिक एक्सचेंज भी हो सकता है, उसमें कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ये सब। म्यूटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है कि किसी बैक्टीरिया में अगर म्यूटेशन हो गया तो फिर पहले वो ससेप्टिबल था उस ड्रग को, अब वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ म्यूटेशन उसके अंदर जेनेटिक चेंज आ गया और वो ड्रग को रेजिस्टेंट हो गया। ठीक है। अब देखो जैसे ट्यूबरकुलोसिस में वो ड्रग्स देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो ट्यूबरकुलोसिस में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम अभी आ गया है। अभी बहुत सालों में काफ़ी सारे ड्रग रेजिस्टेंस हो गया है बिकॉज बैक्टीरियाज के अंदर कुछ जीन्स में चेंज हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, और म्यूटेशन होके वो उनके फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, फिर उनके सर्वाइवल के लिए वो ऐसा करते हैं। तो म्यूटेशन ऐसा डेवलप कर लेते हैं कि वो ड्रग उनके ऊपर इनइफेक्टिव हो जाती है। ठीक है। तो इस किस्म के म्यूटेशन उनके लिए फेवरेबल हो जाते हैं बैक्टीरियाज के लिए। म्यूटेशन इज़ वन कॉज ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। अब जेनेटिक एक्सचेंज में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, इनके ज़रिए भी बैक्टीरिया कैन एक्वायर सम न्यू जीन एंड जीन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस कैन बी एक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया बाय डिफरेंट मेथड्स, और उसकी वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था आर प्लाज्मिड के बारे में, तो आर प्लाज्मिड में एक RTF था, रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र फैक्टर, वो उसका कांस्टेंट पोर्शन होता है, वो होता ही है और वो सेल्फ ट्रांसमिसिबल होता है। पर रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र फैक्टर के साथ छोटे छोटे R मल्टीपल हो सकते हैं, उसमें 1 ड्रग, 2 ड्रग, 4 ड्रग, 6 ड्रग, ऐसे मल्टीपल ड्रग्स के R हो सकते हैं। तो ये छोटे छोटे R और RTF दोनों मिला के बोलते हैं उसको आर प्लाज्मिड। तो कोई बैक्टीरिया अगर आर प्लाज्मिड एक्वायर कर ले तो एक साथ मल्टीपल ड्रग्स का रेजिस्टेंस वो एक ही बार में एक्वायर कर लेगा। ठीक है। ये फिगर में ऐसे दिया हुआ है कि ये कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन सभी मेथड्स को एक ही फिगर में दिखाया हुआ है। ये इधर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज वाला ट्रांसडक्शन और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब वाला कॉन्जुगेशन। ठीक है। फिर ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स करके होता है। ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स को ट्रांसपोजोन और जंपिंग जीन्स बोलते हैं। उसका मीनिंग ये है कि छोटे छोटे DNA के टुकड़े वो कहीं भी कुदक के जा सकते हैं, यहाँ से वहाँ से यहाँ। तो DNA के स्मॉल पीसीस विच कैन जंप फ्रॉम हियर टू देयर, और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा सकते हैं। क्रोमोसोमल से एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA की तरफ जा सकते हैं, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल से क्रोमोसोमल की तरफ जा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जीन के जो रैंडमली कहीं भी जाते हैं और कहीं भी जाके लोकेट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसपोजोन। और दिस मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज ट्रांसपोजिशन। तो वो स्मॉल पीस होगा जो जीन का, उसमें कोई प्रॉपर्टी होगी, तो वो जीन का पीस कहीं चेन में दूसरी जगह पे जाएगा तो वहाँ पे वो प्रॉपर्टी कोडिंग चालू हो जाएगा। तो ऐसे रेंडमली कहीं भी ये जा सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं जंपिंग जीन्स, इसलिए इसको बोलते हैं जंपिंग जीन्स और ट्रांसपोजोन्स। इनकी प्रॉपर्टी कैसी है? दे वेरी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स,
सिंपल ट्रांसपोजोन्स आर कॉल्ड इंसर्शन सीक्वेंसेस, IS। छोटे छोटे ट्रांसपोजोन होते हैं, उसको बोलते हैं इंसर्शन सीक्वेंस। और बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोजोन होते हैं जो ड्रग रेजिस्टेंस भी ट्रांसफ़र करते हैं, टॉक्सिन प्रोडक्शन की प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र करते हैं, और उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सिंपल होता है, छोटे छोटे वो होते हैं, 700 to 1000 to 1500 बेस पेयर्स की सीक्वेंस में होते हैं वो ट्रांसपोजोन। और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं ट्रांसपोजोन्स और सिंपल भी होते हैं, और सभी ट्रांसपोजोन में उनके खुद के ट्रांसमिशन की इंफॉर्मेशन होती है, सेल्फ ट्रांसमिसिबिलिटी की इंफॉर्मेशन होती है। तो 700, 1000, 1500 बेस पेयर्स की सीक्वेंस वाले होते हैं ट्रांसपोजोन्स। उनका सिग्निफिकेंस क्या है? दे कैन एम्पलीफाई जेनेटिक ट्रांसफ़र, मतलब ये एक जंपिंग जीन्स यहाँ वहाँ कहीं भी जंप करके मल्टीप्लाई करता है, और जेनेटिक ट्रांसफ़र का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा रैंडमली चलता है इसका। और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगा, एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को स्प्रेड कर सकते हैं, जीन के मैनिपुलेशन हो जाएगा इसमें। तो वैसे देखो तो ट्रांसपोजोन्स आर क्वाइट ए नोटोरियस थिंग, क्योंकि बहुत इजीली दे कैन लीड टू स्प्रेड ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस अमंग बैक्टीरियाज। ट्रांसपोजोन का एक प्रॉपर्टी ये होता है कि दे आर सराउंडेड बाय इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंसेस। ट्रांसपोजोन्स आर सराउंडेड बाय इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंसेस, वो उसका एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। अब यहाँ पे फिगर में देखते हैं, ट्रांसपोजोन एक जगह पे है, वो रेड पोर्शन है ना ट्रांसपोजोन, दैट इज़ एट वन प्लेस, और फिर वो जंप करके दूसरी जगह पे भी चला जाएगा, तो सामने वाली साइड पे भी चला गया, तो वहाँ पे जंप करके उसने दूसरा एक कॉपी बना दिया, और सामने वाली साइड पे होस्ट जीन का सीक्वेंस डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, तो ऐसे वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जंप करके जा सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं जंपिंग जीन्स। सिंपलेस्ट ऑफ ट्रांसपोजोन्स को क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज इंसर्शन सीक्वेंस, बराबर। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस बाय जेनेटिक एक्सचेंज इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इज द मोस्ट कॉमन मोड. Transpose is gene bound at each end by inverted repeat sequences that function as recognition sites for the transposon. Genetic mechanisms of drug resistance, transfer of drug resistance in bacteria, they include ये ट्रांसपोजोन्स बोल सकते हो, ये कॉन्जुगेशन बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो, कोई भी मेथड। अब मोलिकुलर जेनेटिक्स, molecular genetics is concerned with analysis and manipulation of DNA using biochemical and microbiological techniques. जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैसा होता है कि जीन सीक्वेंस होती है, उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं, और वो जीन सीक्वेंस में से जो भी पोर्शन साइंटिस्ट के काम का है रिसर्च करने के लिए, या कोई थेरेपी के लिए चाहिए, या डायग्नोसिस के लिए चाहिए, किसी पर्पज़ के लिए, तो वो सीक्वेंस को वो लोग पिकअप करते हैं, और वो सीक्वेंस का क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं, और फिर इंक्रीज क्वांटिटी में वो जीन सीक्वेंसेस को यूज़ करते हैं किसी पर्पस के लिए। तो इट इज़ प्लेइंग विद द जीन्स को यूटिलाइज करना फॉर सम डायग्नोस्टिक थेरेपेटिक पर्पस, ठीक है, फॉर रिसर्च पर्पसेस, फॉर प्रिपेयरिंग वैक्सीन्स ऑल्सो। तो इस सब को जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, या रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन, ये वैक्सीन प्रोडक्शन में काम आता है, फिर थेरेपेटिक पर्पस के लिए काम आता है, कुछ जेनेटिक डिजीज़ को ठीक करने के लिए काम आ सकता है, फोरेंसिक साइंस में काम आता है, एग्रीकल्चर में, लैब डायग्नोसिस के लिए काम आता है। ये फोटोग्राफ देखो, इसमें ये सिर्फ सिंबॉलिक है, एक्चुअल नहीं है, पर जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप एक ऐसा फ्रूट बना सकते हो जिसमें आधा एप्पल हो, आधा ऑरेंज हो, और ऑरेंज ऐसा बना सकते हो कि ऑरेंज बाहर से दिख रहा है लेकिन अंदर से वो कीवी हो। ठीक है, दिस इज़ ऑल जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। फिर यू कैन क्रिएट एन ऑर्गेनिज्म इन विच द बॉडी लुक्स लाइक दैट ऑफ अ पिजन बट द फेस लुक्स लाइक दैट ऑफ अ डोंकी। ये भी इमेजिनरी है, दिस इज़ नॉट ट्रू, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या हो सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। जेनेटिक प्रोब्स होते हैं, प्रोब्स मतलब डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ करने वाली जीन सीक्वेंसेस, उसको बोलते हैं जेनेटिक प्रोब्स। तो ऐसे DNA प्रोब्स आर यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस।
इनका एप्लीकेशन क्या है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में, कल्चर कन्फर्मेशन के लिए, डायरेक्ट डिटेक्शन क्लिनिकल सैंपल्स के लिए यू कैन यूज़ प्रोब्स। प्रोब मतलब एक सीक्वेंस, वो सीक्वेंस को आप यूज़ करो तो सामने कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस आप आइडेंटिफाई करोगे सैंपल में और उससे पता चलेगा कि ऑर्गेनिज्म है। तो दिस इज़ कॉल्ड जेनेटिक प्रोब और डीएनए प्रोब। ठीक है। फिर ब्लॉटिंग टेक्निक्स होते हैं। ब्लॉटिंग टेक्निक्स में सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग होते हैं। Southern blotting is used for identifying DNA fragments by DNA hybridization. Northern blotting is used for identifying RNA, and Western blotting is used for identifying protein. So Southern blotting for DNA, Northern blotting for RNA and Western blotting for protein. ठीक है। ये वेस्टर्न ब्लॉट का फिगर है। इसमें ये अलग अलग HIV वायरस के प्रोटीन्स कोट करे हुए यहाँ पे स्ट्रिप के ऊपर GP160, GP120, GP24, P34 एक्सेट्रा। और जब वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं तो वो पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज़ होंगे, तो एंटीबॉडीज़ इन एंटीजन्स के कॉरस्पॉन्डिंग वाले होंगे तो उनके साथ बाइंड करेंगे, और बाइंड करेंगे तो आपको ऐसा बैंड दिखेगा, एंड दैट बैंड इंडिकेट्स कि वो एंटीजन है, बराबर। तो पेशेंट के अंदर उसमें से वो इंटरप्रेट करते हैं कि पेशेंट का HIV पॉजिटिव है कि नहीं है। फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके एक टेस्ट होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा पहले। उसमें एक टारगेट जीन सीक्वेंस ऑर्गेनिज्म की लेते हैं और वो टारगेटेड जीन सीक्वेंस को डिटेक्ट करते हैं पहले सैंपल में से। और उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो वो जीन सीक्वेंस की कॉपीज़ बनाते हैं, मल्टीपल कॉपीज़ बना के लॉगरिथमिकली इंक्रीज़ करके उसका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर वो डिटेक्ट हो पाएगा मशीन से, क्योंकि ओरिजिनली द जीन नंबर ऑफ बैक्टीरिया सैंपल में कम होगा अगर, तो भी ये टेस्ट पकड़ पाएगा। क्योंकि समझो 10 बैक्टीरिया भी हैं तो 10 जीन सीक्वेंस होंगी, तो वो 10 जीन सीक्वेंस को मल्टीप्लाई कर करके उसकी नंबर इतनी ज़्यादा बढ़ा देंगे कि फिर मशीन उसको डिटेक्ट कर पाएगा। तो ऐसे वो डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो इसका एफिशिएंसी काफ़ी हाई है, हाईली सेंसिटिव टेस्ट, क्योंकि इवन थियोरेटिकली इवन वन बेसिलाई इज़ देयर, इवन वन बैक्टीरिया इज़ देयर, देन इट कैन डिटेक्ट। लेकिन प्रैक्टिकली 1 नहीं, पर अप्रॉक्सीमेटली 10 जितने बैक्टीरियाज भी होंगे पेशेंट के सैंपल में, तो भी ये टेस्ट डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि ये उसको एम्पलीफाई करता है जीन को, उसका नंबर इंक्रीज़ करके फिर मशीन डिटेक्ट करती है। तो दिस इज़ कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके स्टेप्स होते हैं डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। हाई टेम्परेचर पे होता है और रिपीटेड साइकिल्स होती रहती हैं। हर साइकिल में वो नंबर एम्पलीफाई होता जाएगा जीन्स का, और आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ साइकिल्स एम्पलीफाइड नंबर ऑफ जीन्स मशीन विल डिटेक्ट, एंड वी कम टू नो अबाउट वेदर टेस्ट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। थर्मोसाइक्लर यूज़ होता है, उसमें 30 से 40 साइकिल्स यूज़ होती हैं। एप्लीकेशन ऑफ PCR क्लिनिकल डायग्नोसिस में, इनहेरिटेड डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए, कैंसर के लिए, मेडिको लीगल केसेस के लिए। अभी कोरोना वायरस का चल रहा है तो उसमें भी हम PCR यूज़ करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए। तो जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ डायग्नोसिस, दिस इज़ PCR। ठीक है। PCR के मॉडिफिकेशन से अलग अलग मल्टीप्लेक्स PCR, नेस्टेड PCR, क्वांटिटेटिव PCR, RT-PCR, आर्बिट्ररी टाइम PCR। एक जीन को पिकअप किया DNA सेगमेंट, और उस सेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई किया, मैग्नीफाई किया, एम्पलीफाई किया, और एम्पलीफाई करके उसको मशीन से डिटेक्ट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड PCR। ठीक है। ये स्टेप्स का वो दिया हुआ है प्रोसीजर। ठीक है। फिर जीन थेरेपी में क्या होता है, जीन थेरेपी में एक मिसिंग जीन या कोई जीन का पीस इंट्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन सेल में, और वो जीन का पीस एक मिसिंग फंक्शन है उसको रिस्टोर करेगा, या कोई डिफेक्ट है उसको रिस्टोर करेगा। ऐसे वो कई डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए जीन थेरेपी यूज़ करते हैं। हीमोफीलिया है, डुचेनेस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है,
सीवियर कंबाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी है, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, ऐसे कई कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए जीन थेरेपी किया जाता है. एंड दैट कंप्लीट द सेशन पार्ट 3. थैंक यू एवरीबॉडी.